आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। स्वागत है आप सभी का हमारा ख़ास कार्यक्रम देश की बात। देश की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान, सनातन ज्ञानपीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता बलजीत सिंह यादव। बलजीत सिंह यादव जी से आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर के। कोरोना वायरस के आड़ में क्या क्या हो रहा है और मौजूदा सरकार कितनी कामयाब है, कितनी फेल है, इन सब पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ बलजीत यादव। बलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस जो है ख़तरनाक बीमारी वैश्विक स्तर पर उभरी है, आप इसको किस रूप में देखते हैं और सनातन में जो है इसका कहाँ क्या वर्णन है, इस चीज़ पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, जो कोरोना तथाकथित महामारी आई है, ये विश्व सत्ता का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ये कोई महामारी नहीं है। आप देखिए कि पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिए। हर सरकार, जब 10 साल पहले कोई दूसरी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी अपना काम किया, ये भी आए। तो 5 साल रहने के बाद जब इन्होंने देख लिया कि चीज़ें किस तरह से इनके कंट्रोल में हैं, तो विश्व सत्ता के जो प्रायोजक हैं, जिनमें बहुत सारे नाम हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक ट्रायल करके देखा। आप देखिए, यही पुलिस थी जिसके ऊपर लोग कहते थे कि पुलिस अत्याचार करती है, इनके ऊपर फूल बरसा रहे थे लोग। तो मुझे भी कहा, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, करिए आप लोग, मैं इसमें शामिल नहीं हूँगा। दूसरी चीज़ है, इनका सबसे बड़ा डिजिटलाइजेशन का जो नोटबंदी के बाद जो फेलियर रहा गवर्नमेंट का। तो अब आप घर बैठे हैं, लेकिन जितनी भी विदेशी कंपनियां, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब चल रही थी। एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था गवर्नमेंट ने कि आप घर बैठे ऑर्डर करिए और सामान मंगाइए। तो क्या उनको कोरोना नहीं था जो डिलीवरी करते थे या जो खाना डिलीवर करते थे? आपने समाज में एक सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड ऐसा बना दिया, पहले ही संबंधों में, रिश्तों में, हर जगह में तो डिस्टेंसिंग है। तो बचा क्या था? आपने संवाद की स्थिति खत्म कर दी, समाज में लोगों को बात नहीं करने दिया। उसका कारण कि आज मैं आपसे बात नहीं कर सकता, किसी विषय पर चर्चा नहीं कर सकता हूं, और आपको स्वेच्छा से घरों में कैद कर दिया गया, जिससे कि भविष्य में कोई आंदोलन ना उपजे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि जितने भी मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये अपना पैसा, अपना सब कुछ एक आंदोलन पे लगा देते हैं। जैसे आपने पीछे देखा था कि आंदोलन होते थे। आप भूल जाइए भारत में 10 वर्ष तक कोई आंदोलन खड़ा होगा। तो कोरोना के आप फिर आते हैं कि इसकी बीमारी के ऊपर, कि बीमारी क्या है। मेरे हिसाब से ये एक मामूली फ्लू है, जैसे मलेरिया, जिस तरह से बुखार होता है, जिसका उपचार बड़ी आसानी से किया जाता है। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि कोरोना की जो किट आई, टेस्टिंग किट आई, वो अप्रैल में आई, और ये था जनवरी के लगभग कुछ पहला केस था। तो उससे पहले हॉस्पिटल किस चीज़ से टेस्ट कर रहे थे? और बीमारी का जब कोई वैक्सीन आज तक कह रहे हैं कि नहीं बनी है, तो वैक्सीन फिर दवा क्या दे रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, आप हॉस्पिटल्स में रखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स 18-18 लाख बिल बना दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका ये आलम है कि एक बेड पे 2-2 लोग हैं, ये डिस्टेंसिंग है आपकी। 2 डेड बॉडी आपने नीचे डाल रखी है। अब उसके बाद जब आप उनके कपड़े वगैरह कहाँ जाते हैं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, कपड़े यानी धो करके, फ्रेश करके जो लोग होते हैं हॉस्पिटल के कर्मचारी, वो चोर बाजार में बेच देते हैं। तो क्या वो इन्फेक्टेड नहीं होते? तीसरी बात कि आपने कहा कि ये इतनी बड़ी महामारी है और इससे लोगों को डिस्टेंस रखना चाहिए। चलिए जी साहब, हम मान लेते हैं मध्य प्रदेश में 500 बीजेपी के लोग इकट्ठे हो गए सरकार बनाने में, यहाँ पे हो गए, तो उससे क्या सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब, आपका कोई सरोकार नहीं है, केवल आम आदमी को ही होता है या चुनिंदा लोगों को होता है? पुलिस को आपने एक वेपन और पकड़ा दिया कि जहाँ जाते आपसे पूछा जाता है। तो मैं इसको नहीं मानता कि ये कोई ऐसी वैश्विक महामारी है। ये सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसको विश्व सत्ता, एक मुद्रा, एक देश, एक मतलब पूरे विश्व को एक ही अधीन लाना चाहता है। उसके लिए ये कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जी ने पूरे विश्व का जो है भ्रमण किया, भारी जनता का पैसा खर्च किया गया जी।
उसके बाद हमारे पास कोई भी निवेशक अभी तक भारत में नहीं आया जी लेकिन कोरोना जो है जरूर आया हमारे यहाँ। जी और ये कोरोना जिस तरीके से उसको फेस किया गया, जी। आपको नहीं लगता कि ये जैविक हथियार के तौर पे इसका परीक्षण किया चाइना ने और पूरे विश्व के अंदर किया, और जो हमारे पास मिसाइलें थी और बड़ी बड़ी चीजें हम दावे कर रहे थे वो तमाम चीज धरी की धरी रह गई, इसको कुछ नहीं देखा। देखिए, पहले जो आपने कहा भ्रमण का, तो भ्रमण की बात ये समझिए कि शुरू में विदेश नीति का एक पहलू है कि आप सब देशों से एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, सब लोग रखते हैं, तो विदेश नीति का पहला चरण है ये। दूसरा, क्योंकि मेरा ज़्यादा विषय नहीं है विदेश नीति, लेकिन जितनी समझ है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें लगा कि विदेश नीति के ऊपर एक अच्छा कार्य हो रहा है, सभी को लगता था। लेकिन जब इसके दूसरे पक्ष को देखा तो ये देखा कि जहाँ जहाँ ये जा रहे थे, ये विश्व सत्ता के जो एजेंट हर देश में हैं, ये उसको फॉलो कर रहे थे और इसीलिए इनको इतना सम्मान दिया जा रहा था। अगर मैं किसी के अनुसार नहीं चलता हूँ तो वो मुझे कह देते हैं अवॉइड करेंगे, जिसको प्रचारित किया गया कि देखिए भैया कितना भारत की ख्याति हो गई और कितना भारत का नाम ऊंचा हो गया। तो जो विश्व सत्ता चाहती थी वो उसको ये स्टेप बाय स्टेप मानते चले गए। उसके 2-3 उदाहरण देखिए। काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट योजना शुरू की, जिसको इंदिरा गांधी जी ने मना कर दिया था। एनडी तिवारी जब चीफ मिनिस्टर थे वो ये प्रोजेक्ट का लेके आए थे। इंदिरा जी ने तुरंत बोला कि इस फाइल को बंद कर दीजिए, नहीं बनेगा, क्योंकि काशी का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि आप देखेंगे पतली पतली गलियां हैं, आप घूमिए तो वो स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब भी कोई अर्थक्वेक आए या कुछ आए तो वो बिगड़े ना बैलेंस। फिर दूसरा इन्होंने क्या किया, वहां 4000 से ज्यादा मंदिर इन्होंने तोड़ डाले, व्यासपीठ नष्ट कर दी। व्यासाचार्य जी जो थे उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया, उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने देह त्याग दी। अभी कुछ दिन पहले हनुमान जी का एक मंदिर, जहां बहुत पुराने शास्त्री जी भी प्रसाद चढ़ा के जाया करते थे स्कूल, और माँ सरस्वती का एक मंदिर खंडित कर दिया गया। 2800 करोड़ की मूर्तियां, जो बेशकीमती मूर्तियां थी मंदिरों की, वो विदेशों में बेच दी। इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो ये कौन सी धर्म की रक्षा है जो मंदिरों को तोड़कर और अपनी संस्कृति को उजाड़ कर किया जाता है? ऐसा आप उसको जापान बनाने की, क्योंकि जापान की भौगोलिक स्थिति अलग है, भारत की अलग है, किसी और देश की अलग है, तो वहाँ उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। आपने बुलेट ट्रेन का बोला था, आज तक वो बुलेट ट्रेन चलेगी नहीं, क्योंकि कारण ये था कितने पेड़ आपने उजाड़ डाले, कितनी वनस्पतियों को नष्ट कर डाला। ये पहला इसका भाग था। और दूसरा भाग जो आपने किया था कि आप देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली में बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये तुरंत कहेंगे, जैसे ये मामला थोड़ा सा हैंडल में आता है, कहते हैं ये केजरीवाल सरकार को डिसॉल्व करेंगे। ये कहेंगे कि ये हैंडल नहीं कर पा रहे कोरोना को, इसलिए हमें राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। मेरे हिसाब से इस महीने के अंत तक लग जाना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी लगेगा और ये पूरा दिल्ली को अपने अंदर कैप्चर कर लेंगे। तो ऐसा मेरा मैं देख पा रहा हूँ। आपने जब राजनीतिक जो है संभावना व्यक्त की है जी, देश का स्वास्थ्य मंत्री लापता है जी, गृह मंत्री हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहा है जी, और वो अचानक से जो है सारी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं जी, जब पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे फरवरी माह के अंत में, तब गृह मंत्री लापता होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस पे सवालिया निशान खड़े होते हैं जी, और दोनों समुदाय के लोग मारे जाते हैं, लेकिन वर्ग विशेष के लोग मरने की संख्या, नुकसान की संख्या ज़्यादा होती है। अब ऐसी स्थिति में गृह मंत्री का सक्रिय होना कोरोना वायरस को लेकर के हॉस्पिटल का निरीक्षण करना, जबकि केंद्र सरकार के दूसरे हॉस्पिटल हैं, राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, आपका सफदरजंग हॉस्पिटल है, एम्स है, वहाँ पर कोई इलाज देखने जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं। संबित महापात्रा जो है उन्होंने मेदांता में अपना इलाज कराया। जी, जी, जब इतने अच्छे सरकारी हॉस्पिटल हैं तो आगे प्राइवेट में जाने की आवश्यकता क्या है? और गृह मंत्री जी का इसमें जो है दखल देना, क्या ये बिहार चुनाव के साथ में इसको इलैबोरेट करके देखा जा सकता है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री तो अब WHO में जा चुके हैं, वहाँ के मेंबर बन चुके हैं, तो वो तो वहाँ चले गए हैं। तो ये भी मैंने जो बताया कि पूरी विश्व सत्ता जिस तरह से पूरे विश्व के ऊपर अपना शिकंजा कस रही है, तो उसका एक पहलू है, वहाँ उनको भेज दिया गया, तो वो नुमाइंदगी करेंगे। दूसरा, होम मिनिस्टर की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे, क्योंकि सीनियर लीडर थे,
सीधा किनारे नहीं कर सकते थे, कुछ मजबूरियां होती हैं। और उसके बाद जब सेकंड टर्म इनकी आई तो धीरे धीरे ये अमित शाह को इन्होंने होम मिनिस्टर बना दिया, सीधा राज्यसभा में लेके आए, फिर इस तरह से करके उनको पूरा तरीके से स्टेप बाय स्टेप आए। तो कुछ संबंध क्योंकि हर राजनीतिक पार्टियों में होते हैं, तो इनके क्योंकि अमित शाह पहले एक बार जेल जा चुके थे, इनको एक राजनीतिक उसमें, खैर मैं उस विषय को नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ अपनी। तो अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, उसका कारण यह है कि वो बड़ा बखूबी जानते हैं कि किस तरह से राजनीति को हैंडल किया जाता है, किस तरह से क्या किया जाता है, वो विषय ही अलग है। लेकिन अमित शाह को ये मालूम है कि देखिए जो दिल्ली दंगे थे, जब आपने बात की दिल्ली दंगों की, तो दिल्ली में जो दंगे थे, पहली दृष्टि में मुझे भी लगा कि भाई मुसलमानों ने कोई अटैक किया है, क्योंकि वो बड़ा प्रायोजित तरीके से था। अच्छा ठीक है, उसमें पकड़े भी गए हैं, एक दो लोग मुस्लिम नाम आए, लेकिन मैं अपने कुछ भ्रम मैंने जो दूर किए। आप जब पुलिस जांच करती है तो सबसे पहले घर के व्यक्तियों को पकड़ती है, बाहर वो बाद में जाती है। तो मेरे कुछ प्रश्न थे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो आता है दिल्ली पुलिस के अधीन, दिल्ली पुलिस सीधी सेंटर के अंडर आती है। तो क्या केजरीवाल जी में इतना साहस हो सकता है कि वो दंगे करा सकते हैं? मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता। हो 10 तरीके के होते हैं राजनीति में हथकंडे कि वो ताहिर हुसैन को सामने लाया गया होगा, चेहरे को, उसके पीछे क्या क्या किया गया होगा। दूसरा, कोरोना से ही जुड़ा एक मामला और आता है, जमातियों के बारे में जो कहा गया। भाई मेरा ये मानना है, आप बताइए कि जब मैं किसी देश का वीज़ा मांगूंगा तो वहीं से जो आपकी एजेंसीज होती है वो एक्टिव हो जाती हैं कि यहाँ से ये आदमी चला है और ये आदमी वहाँ जाना है, इसको भारत में जाना है, भारत में इस जगह ये जाएंगे, पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड उनके पास होता है। तो क्या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इतनी निकम्मी है, आईबी रॉ या जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कि कुछ लोग आए, हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हो गए और कोरोना फैला के चले गए जी साहब, फिर आप उनको ढूंढ रहे हैं। और मौलाना साद के बारे में आप बात कर रहे थे, तो आपने इकट्ठा होने ही क्यों दिया? यानी आपको पूरा डिवाइड करना था मामला। दूसरा, कोरोना जितनी मेरी जानकारी है वो फैला था ट्रंप के उसमें, जो अमेरिकन आए थे, नमस्ते ट्रंप से फैला था। उसमें जमातियों का रोल रहा बाद में, क्योंकि भीड़ होती है तो इन्फेक्टेड लोग हो गए होंगे। लेकिन जो आपने सरकारी प्रायोजित करके इन्फेक्टेड किए, उनका क्या? तो आपने उनको तो कुछ कर नहीं सकते। बाराती आपको इन्फेक्टेड करके चले गए, जमातियों के आप पीछे पड़ गए। जो करता है, बाकी इसका कोई इतना मैं नहीं मानता हूँ कि इतना हार्मफुल है। बाकी अमित शाह जी देखिए, साम दाम दंड भेद जिस तरह से भी है पूरा अपना ये राज चलाएंगे, तो ये तो राजनीतिक उसमें पहलू है। तो अभी आप बिहार चुनाव के बाद देख लीजिएगा क्या क्या होने वाला है। मतलब ये माना जाए कि अब अमित शाह जी के सक्रिय होने से कोरोना वायरस भी डर के अब गायब होना शुरू हो जाएगा और आंकड़े जो है कुछ बदलने शुरू हो जाएंगे। नहीं, मोदी जी ने उनको रखा इसलिए कि वो होम पूरा भारत के इंटरनल मामले को कवर कर सके और वो बाहर अपना ध्यान फोकस कर सके। उनको एक इस तरह से उनका जुगलबंदी बहुत पहले से रही है। जब ये कॉलेज टाइम में अमित शाह जी पढ़ते थे और वहाँ पे थे, तो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के उस समय से इनकी गहरी मित्रता है और ये सिर्फ इन्हीं पे भरोसा करते हैं, बाकी किसी पे भरोसा नहीं करते।